हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग का फिर हिस्ट्री सीरीज के तहत हम लोग देखेंगे गुप्त वंश का जो आर्थिक जीवन है। ये चलिए देखिएगा, गुप्त कालीन मुद्राएं एवं अभिलेख तत्कालीन आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हैं। यानी कि गुप्तकालीन जो मुद्राएं होती थी या अभिलेख होता था, ये आर्थिक समृद्धि को दर्शाने का काम करता था। कृषि मूलक अर्थव्यवस्था, व्यापार, विकसित उद्योग धंधे गुप्त काल की समृद्धि के कारण है। और इसमें भूमि देखिएगा, इस काल में 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। पहला होता था क्षेत्र भूमि, जो कृषि योग्य होता था। वास्तु भूमि, रहने या वास करने योग्य भूमि। चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि। और खील भूमि, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होता था उसे खील भूमि कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अप्रहत भूमि, बिना जोती गई जंगली भूमि को अप्रहत भूमि के नाम से जाना जाता था। कर व्यवस्था यदि देखिएगा तो आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व होता था। कर 1/4 से 1/6 भाग तक लिया जाता था। ये गुप्त काल की बात हो रही है। गुप्तकालीन आर्थिक शब्दावली देखिएगा, भाग, राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाली हिस्सा को भाग कहा जाता था। भोग, राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाला कर भोग कहलाता था। उदरंग, अस्थायी काश्तकारों के लिए कर। उपकरीकरण, उपरी कर अस्थायी कृषकों के लिए। हिरण्य, द्रव्य या नगद रूप में लिया जाने वाला कर। विष्टि, निःशुल्क या बेगार श्रम। दिनार, स्वर्ण मुद्राएं, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं दिनार कहलाता था। ये आप नोट कर ही लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अग्रहार, मंदिरों और ब्राह्मणों को दान की जाने वाली भूमि को अग्रहार कहा जाता था। उसके बाद देखिएगा, भूमि कर संग्रह करने वाला पदाधिकारी ध्रुवाधुकरण या ध्रुवाधिकरण कहलाता था। व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सार्थवाह कहलाता था। इस काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों के 4 संगठन थे: निगम, पुग, गण, श्रेणी। और ये श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। सिंचाई के लिए राहत या घट यंत्र का प्रयोग होता था। भूमि संबंधी विवादों को निपटाने वाले अधिकारी को न्यायाधिकरणी कहा जाता था। करनिक या महापक्ष पटलिक नामक पदाधिकारी भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने का कार्य करते थे। बंदरगाह देखिए, पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति, घाटशिला। पश्चिमी भारत में भृगुकच्छ यानी ब्रौच, सोपारा और कल्याण। इस समय उज्जैन व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यानी कि ये गुप्त वंश में उज्जैन जो था व्यापार का प्रमुख केंद्र होता था। गुप्त युग में वैज्ञानिक प्रगति। गुप्त काल में आर्यभट्ट प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में उन्होंने पृथ्वी को गोल बताया तथा उसकी परिधि का सही अनुमान लगाया। 10 गतिक सूत्र एवं आर्याष्टक शतक आर्यभट्ट की अन्य रचनाएं हैं। ये कहीं जल्दी मिलता नहीं है, इसे नोट कर लीजिएगा। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में दशमलव प्रणाली का वर्णन किया। दशमलव प्रणाली किसने दिया? आर्यभट्ट ने। कहाँ पर वर्णन किया? आर्यभट्टीय नामक पुस्तक में। वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ पंच सिद्धांतिका में 5 प्राचीन सिद्धांतों पैतावह, रोम, पोलिस, वशिष्ठ, सूर्य का निरूपण किया है। ब्रह्मगुप्त जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। सुश्रुत ने आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान किया था। धन्वंतरी, जिन्हें भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ये भी आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले चिकित्सक थे। भास्कर ने 3 ग्रंथों की रचना की: महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य और भाष्य। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। लाटदेव को सूर्य सिद्धांत गुरु कहा जाता था। याद रखिएगा, लाटदेव इसको कहा जाता था सूर्य सिद्धांत गुरु। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखना ही पड़ेगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गुप्त कला। कला के क्षेत्र में गुप्त काल अपनी उत्कृष्टता की चरम सीमा पर पहुंच गया था दोस्तों। यानी कि कला की चरम सीमा पर गुप्त काल में पहुंचा था। और इस काल के मंदिर वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें शिखर युक्त मंदिर, देवगढ़, झांसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा कौन सा मंदिर कहाँ है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। एसएससी, खास करके एसएससी एमटीएस में ये इसका मैंने पैटेंट क्वेश्चन है। जैसे धमेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में, शिव मंदिर भूमरा नागौद मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर ये नचना कुठार मध्य प्रदेश में है, दशावतार मंदिर देवघर झांसी, बहुत बार पूछा गया है दशावतार मंदिर। भीतरगांव पूछा गया है कानपुर उत्तर प्रदेश। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर उदयगिरी विदिशा। शिव मंदिर अहिक्षित्र बरेली उत्तर प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर और ये ईंटों से निर्मित। उसके बाद
ये देखिएगा पयावा का मंदिर, नागौद में खो का मंदिर, शंकरगढ़ का मंदिर आदि भी गुप्त काल के आकर्षक मंदिर हैं। गुप्त काल में चित्रकला भी अपने वैभव, गौरव तथा तकनीक की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अजंता की चित्रकारी, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कुल 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्त काल से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 16, 17 और 19 किस काल से संबंधित है, तो ये गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की खोज 1819 में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी के बारे में है। ये VVI कीजिए, इसको बहुत बार पूछा गया है कि गुफा संख्या कितना में मरणासन राजकुमारी का चित्र है, तो 16 में है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं गुफा संख्या 17 में जातक कथाओं का उल्लेख है। जातक कथा का उल्लेख 17 में है। इसमें बुद्ध को यशोधरा से भिक्षा मांगते और यशोधरा द्वारा राहुल को बुद्ध को सौंपते हुए दिखाया गया है। इस गुफा में सिंघल के राज दरबार का भी चित्रण है। इसे चित्रों का चित्रशाला कहा गया है। अजंता की गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत को काटकर बाघ की गुफाओं का निर्माण हुआ है। बाघ की गुफाएं धर्म निरपेक्ष व लौकिक है। गुप्तकालीन साहित्य के बारे में चर्चा कर ले। गुप्त काल संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग है। कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि हुए। उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति, उसके बाद कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति और पराशर स्मृति की रचना भी गुप्त काल में हुई है। वीरसेन उदयगिरी गुहालेख का रचनाकार था। मंदसौर प्रशस्ति की रचना वत्स भट्टी ने की थी। अब हम लोग देख लेते हैं गुप्तकालीन प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। अब जैसे देखिए कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालवा, अग्निमित्र, कुमार संभवम, मेघदूत, रघुवंश, विक्रम मौर्यवंश्यम, ये यानी कि ये सभी के सभी रचना कालिदास की है। भास्कर, स्वप्नवास, शब्दत्त, कर्णभारम, चारुदत्तम। उसके बाद विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, वानभट्ट का हर्षचरित, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, ये कई बार पूछा गया, शूद्रक, मृच्छकटिकम। उसके बाद है भौमक, रावणार्जुनियम। उसके बाद वत्स भट्टी का रावण वध, राजशेखर का काव्य मीमांसा, अमर सिंह का अमरकोश। तो गुप्त काल से संबंधित ये सभी पुस्तकें आप अलग से शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न रहता ही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। यहाँ से प्रश्न नहीं रहने का कोई बात नहीं है दोस्तों। तो हम लोग जो है लगातार सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सभी करते हुए हम लोग कहाँ पहुँचे, गुप्त वंश पर रहे थे। और गुप्त वंश में भी हम लोग लगभग आज गुप्त वंश को समाप्त कर दिए। और इसमें खास करके जो बताए थे शक, पहलव, कुषाण, ये सबसे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछता है, ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, ये गुप्तोत्तर काल, जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है मैं आपके समक्ष जो है वो रख दिया। आप इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, फिर रिवीजन कर लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। खास करके बिहार शिक्षक परीक्षा की दृष्टि से ये सभी चैप्टर अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों बस आज इतना ही, धन्यवाद।